Good morning to all the viewers. Today we are with the part second of consumer equilibrium. We have already discussed about the approaches of consumer equilibrium, that is cardinal approach and ordinal approach, in our previous video. So if you want to check this, then you have to visit the previous video. In this video we are concluding the cardinal approach portion. अब कार्डिनल अप्रोच में होता क्या है वो हमको देखना है, तो वो हम देख लेते हैं. इसमें 3 केसेस मेन इंपॉर्टेंट हैं जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बना रहे हैं. इस वजह से पहला केस हमारे पास जो है वो है इन केस ऑफ फ्री कमोडिटी, यानी हमको ये पता लगाना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कार्डिनल अप्रोच में भी और ऑर्डिनल अप्रोच में भी. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो कमोडिटी फ्री में खा रहा हो. कमोडिटी का मतलब होता है हम यहाँ पे इसका मतलब समझ सकते हैं गुड्स. ठीक, ये गुड्स को आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में. गुड्स को ही कमोडिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में. तो जब गुड्स उसको फ्री में अवेलेबल हों, देन एट विच पॉइंट द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. पहला केस हम देखेंगे. दूसरा, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी विथ सिंगल यूज़. सिंगल कमोडिटी विथ सिंगल यूज़ का मतलब है जहाँ पे वो प्राइस पे करेगा और एक कमोडिटी खा रहा हो, वन कमोडिटी, यानी एक गुड्स को खा रहा हो लेकिन पैसा दे के खा रहा हो. तो वो कब सेटिस्फाइड होगा. दोनों केस में अंतर हो जाएगा. जब फ्री का मिलता है तो आदमी कितना भी खा लेता है, लेकिन जब पैसा देके लेना पड़ता है तो फिर उसको समझ में आता है. देन नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज़. मल्टीपल कमोडिटीज़ इसका मतलब होता है, यहाँ IS हो जाएगा. मल्टीपल कमोडिटीज़ का मतलब होता है कि जब वो 2 और मोर कमोडिटीज़ का कंजप्शन कर रहा हो. जब 2 या 2 से अधिक कमोडिटीज़ का कंजप्शन कर रहा हो, देन एट विच पॉइंट द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो ये हमको उसमें देखना है. अब देखते हैं हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल में देखेंगे इसको और क्या क्या बोलते हैं. तो जो हमारा इन केस ऑफ फ्री कमोडिटी, इसी को अदरवाइज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फिर यहाँ पे इन केस ऑफ मल्टीपल कमोडिटी वी विल स्टडी एज लॉ ऑफ EMU विच इज़ नोन एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. तो आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. इसी तरीके से ऑर्डिनल अप्रोच जो है, ऑर्डिनल अप्रोच में भी हमको 2 चीज़ें पढ़नी है. पहला तो हम पढ़ेंगे IC, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग बजट लाइन. बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन और IC को फिर मिला के हम पढ़ेंगे IC एनालिसिस. तो IC एनालिसिस में भी हम लोग यही पता लगाएंगे कि व्हाट, व्हेन एंड हाउ द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. यानी मेन हमारा टॉपिक वही होगा, बशर्ते कि हम दोनों को बाद में इस तरीके से करके डिस्क्राइब करेंगे. तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि जब सामान जब फ्री में मिलता है, गुड्स, व्हेन द कंज्यूमर इज गेटिंग द गुड्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, देन हाउ व्हेन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो पहला हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हम जाएंगे. देन गोइंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इस लॉ को अदरवाइज हम लोग जो नाम से जानते हैं उसको अदरवाइज बोला जाता है लॉ ऑफ यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है. इसका अदर नेम लॉ ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है, या फिर इसको अदरवाइज गॉसेंस लॉ भी कहा जाता है. is termed as Gaussian's law of utility because it has been described by, इस लॉ को दिया था H गॉसेंस ने, यानी यही इसके जो है कर्ता धर्ता थे इस लॉ को देने वाले. तो इसीलिए इसको हम लोग गॉसेंस लॉ ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं. अब इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हमको 5 चीज़ें जानना जरूरी है. उसी 5 बेसिस के बेसिस पे ही लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो पहला हमारा चीज़ होता है, किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं डेफिनेशन उस लॉ की, देन एजम्पशंस, देन शेड्यूल. शेड्यूल में हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, उसका शेड्यूल होता है हर लॉ का अपना. देन डायग्राम, यानी उस शेड्यूल के बेसिस पर डायग्राम या कर्व बनाएंगे हम. देन एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. एंड द लास्ट इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शंस को हम लोग अपवाद बोलते हैं, जहाँ पे लॉ काम ना करे. तो ये टोटल पूछा अगर जाएगा तो हम ये 5 ही चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. ये एडिशनली पूछा जाता है, अलग से ही पूछा जाएगा. अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा देन वी हैव टू एक्सप्लेन डेफिनेशन, एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन. एक्सेप्शन वाला जो अपवाद वाला पार्ट है वो अलग से ही पूछा जाता है कहीं भी, कि हाँ एक्सेप्शन भी एक्सप्लेन करिए, तो उसमें नहीं दिया जाएगा. ठीक. देन स्टार्टिंग विद द लॉ ऑफ
लॉज डेफिनेशन। तो ये लॉ की डेफिनेशन क्या है और क्या कहती है वो हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन पार्ट में हम देखते हैं कि लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है। सिंपल और इजी डेफिनेशन है कि कभी भी व्हेन अ कंज्यूमर is going to consume when a consumer is going to consume more and more, ये सबसे इजी डेफिनेशन है, more and more units of the same commodity then his, अब his हो या हर हो, then his marginal utility diminishes, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी एट पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, प्राइस एंड इनकम। अब ये हमारा पूरा का पूरा लॉ का एक कंप्लीट डेफिनेशन मैंने लिखा दिया। तो कई लोग क्योंकि इससे नोट्स भी बना रहे हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि इससे हम लोग रिलेटेड, इसी से हम लोग नोट्स कॉपी कर सकते हैं। तो ये ऑफकोर्स यू कैन कॉपी द नोट्स फ्रॉम हियर, इट इज़ सफिशियंट। अगर इसके अलावा अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो आप एडिशनली बुक में जा सकते हैं, देख सकते हैं, बुक को रेफ़र किया जा सकता है। बुक आपको वर्ड पावर देगी, समझाने भर का टॉपिक तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये हो गया डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन बोलता है जब कोई कंज्यूमर, व्हेन अ कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, एक ही सामान का बार जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हम कंज्यूम करेंगे, देन हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी डिमिनिश करेगी। यही हमारा मेन मुद्दा है कि मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे इस लॉ को बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी, ठीक, एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, प्राइस एंड इनकम। यानी टाइम सेम होगा, प्लेस सेम होगा, प्राइस सेम होगा, इनकम सेम होगा। इन चारों में से किसी भी चीज़ों में अगर बदलाव आएगा तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अब हम बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ऊपर लिखा है, वो है हमारा एजम्पशन। एजम्पशन मतलब होते हैं तर्क जिस पे ये लॉ बेस्ड होता है। अगर ये एजम्पशंस नहीं होंगे तो ये लॉ का कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा। तो हम दूसरी बात करते हैं, अपने एजम्पशंस पे चलते हैं। एजम्पशंस देख लेते हैं क्या है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एजम्पशन, कि इस लॉ के हमारे एजम्पशंस क्या हैं। तो पहला एजम्पशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा एजम्पशन बोला गया कि कंज्यूमर हमारा रैशनल होना चाहिए, यानी कंज्यूमर शुड बी रैशनल। अब रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। रैशनल कंज्यूमर हर वो आदमी जिसको कमोडिटी को कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिले वो बराबर मिले। जैसे जितना हमको, अगर हम 1 किलो खाएंगे तो हमको मिले लगभग, तो उतना उसको ही मिले। ऐसा ना हो कि पागल वागल टाइप का हो कि जैसे कुछ खाते जा रहा है उसको पता ही ना चल पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कंजप्शन का यूनिट पैटर्न सेम होना चाहिए और वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कंजप्शन करने पे। दूसरा बोला गया कि कार्डिनल मेजरेबिलिटी। कार्डिनल मेजरेबिलिटी का मतलब होता है बिलिटी। कार्डिनल मेजरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा, हम लोग पहले ही पढ़े कि कार्डिनल अप्रोच के अंडर पढ़ते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर में क्या होगा कि हम 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स दे के हम इसको यूटिलिटी को मेजर करेंगे इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट। दूसरी बात बोला गया कि सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जो क्वांटिटी और क्वालिटी होगा गुड्स का या कमोडिटी का, वो हमारा सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज होगा तो मे बी द कंज्यूमर में डिमांड मोर और में डिमांड लेस। तो जहाँ कंज्यूमर अपना डिमांड का पैटर्न या खाने का पैटर्न अगर चेंज करेगा तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम जो अपना ऊपर लिखें इस पर चले आएंगे। टाइम शुड बी, सिंपली हम लिख सकते हैं टाइम शुड बी सेम। टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी दे दिया एक खाने के लिए, अभी एक खा लिया एक कल खा लिया, तो अल्टीमेट जो है आप खा ही लेंगे, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कहाँ करेगी। जब लगातार एक ही समय पे खाएंगे तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी। दूसरा हम लिख सकते हैं टाइम के बाद यहाँ ऊपर हमने लिखा है प्लेस, तो यहाँ लिख देंगे प्लेस शुड नॉट वेरी, यानी प्लेस भी चेंज नहीं होना चाहिए, शुड नॉट वेरी। तीसरा हम लिख देंगे फिर ऊपर क्या लिखा है प्राइस, तो प्राइस शुड बी कांस्टेंट या और सेम, यानी अगर हम पैसा देंगे तो सेम ही रहेगा। वैसे तो हमारा फ्री कमोडिटी केस में है तो ये नहीं, जो भी प्राइस होगा उसका वो सेम रहेगा। उसके बाद फिर हमारा इनकम है, तो इनकम भी क्या होगा, इनकम शुड बी सेम। इतने एजम्पशंस काफ़ी हैं।
तो ये सब हमारा जो है एजम्पशंस के तर्क में आ जाएगा। तर्क बता दिया हमने कि रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कार्डिनल मेजरेबिलिटी हो, सेम क्वांटिटी क्वालिटी हो, टाइम प्लेस प्राइस इनकम। जो ऊपर हमने लिखा ना पर्टिकुलर शब्द का उपयोग किया था ऊपर, पर्टिकुलर मतलब अपने आप में ही कांस्टेंट हो गया, यानी ये सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहेंगी। अब हम देखते हैं इसका शेड्यूल क्या होगा। तो ये हमारा शेड्यूल की बात करते हैं। तो शेड्यूल मतलब एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हमको देखना है कि ये वर्क कैसे करता है। मैं पूरा यहीं पे आपको कॉपी में बना दो, पहले से बना के नहीं रखता कि आप भी देखते रखते बनाना सीख जाइए कैसे ये बनता है। तो पहले तो हम यहाँ ले लेंगे, अब हम कुछ भी खाने को ले सकते हैं। सपोज़ हमने ले लिया यूनिट्स ऑफ एप्पल, यानी एप्पल खा रहा है, जिसको जो खाना अपना एप्पल का जगह नाम एडजस्ट कर लेगा। यहाँ लिख लिया हमने टोटल यूटिलिटी, किस में मेजर होगा ये, तो ये होगा यूटिल्स में मेजर। यहाँ लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, ये किस में मेजर होता है, तो ये भी होता है यूटिल्स में मेजर होगा, क्योंकि हम लोग कार्डिनल अप्रोच में पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ यूटिल्स में मेजर होगा। अब हम देखते हैं अपना कंजप्शन पैटर्न। ठीक, तो सबसे पहली बात, जब पहला एप्पल हमने खाया तो हम सपोज़ कर लेते हैं, सब सपोज़ पे ही है, सपोज़ करेंगे हमको TU मिली 10 की, दूसरा खाया 18 का, तीसरा, ऐसे मैं एक मतलब अपने बेसिस पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर, कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मेरा ही कॉपी करिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपने तरफ से एक इजी पैटर्न पे आपको दिखा दे रहा हूँ। 8 पीस एप्पल खिला दे रहे हैं, इतने में तो बाहर ही आ जाएगा सारा। अब देखते हैं, अब एक जब पहला एप्पल वो खाता है तो उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी 10 मिलती है, दूसरा खाता है तो 18 मिलती है। अब हम जब मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमने पिछले वीडियो में देखा था मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने फार्मूला और डायरेक्ट दोनों मेथड बताया ही था। जिसको नहीं आएगा पिछला वीडियो एक बार गो थ्रू कर लेगा। तो पहले का पहले हम इसका 10 का 10 एज इट इज़ लिख देंगे, देन नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 8। इसका लॉजिक ये होता है कि जब पहला हमने खाया तो हम एज्यूम किए कि 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला पहला एप्पल पे। अब जब दूसरा एप्पल खाया तो दूसरा एप्पल भी तो उसी पेट में गया जहाँ पहला गया था, तो अल्टीमेट क्या हुआ कि उसमें 2 एप्पल्स जुड़ गए, यानी इस 18 में 10 तो पहले वाले एप्पल का था और प्लस नए एप्पल का कितना यूटिलिटी जुड़ा, तो वो जुड़ा 8 जुड़ा। तो इसलिए हमने एडिशनल, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी होता है, तो एडिशनल कितना मिला हमको, दूसरे से 8 मिला। इसी तरीके से तीसरे से कितना मिला, तो 6 मिला, चौथे से कितना मिला, तो 4 मिला, पाँचवें से कितना मिला, 2 मिला। अब पाँचवें के बाद छठवें में फिर माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, क्योंकि अब एक समय के बाद आप उब चुके हैं खाने से, अब आपका पेट भी भर चुका है। कितना एप्पल खाएगा आदमी, 5 तो खा गया, अब तो मतलब इंसान ही तो खाएंगे 5 ना। उसके बाद अगर हम फर्दर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कमोडिटी फ्री में अवेलेबल हो सकती है, तो अगर हम उसके बेसिस पे जा रहे हैं, अगर होता ना लालच बुरी बला, तो फिर अगर खाएंगे तो फिर माइनस में जा रहा है हमारा, -2 -4। इसका मतलब ये है कि जो अंदर एप्पल आपने पहले से खाया था वो और प्लस जो नया खाया वो दोनों जुड़ के बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं करना, यहीं पे रोकना। कहाँ पे चाहिए हमको, तो रोकना चाहिए हमको इस 6 वाले पे। इस 6 वाले पे हमको रोकना चाहिए, और यही हमारा हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी जहाँ पे उसकी MU 0 होगी, उस कंज्यूमर की MU 0 होगी, वहीं पे हमको सेटिस्फैक्शन रोक देना है इन केस ऑफ फ्री कमोडिटी। और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, यानी यही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब इसका डायग्राम बेसिस पे हम देख लेंगे, तो डायग्राम तो बहुत अलग सा नहीं है, डायग्राम हम सिंपल तरीके से एक डायग्राम बिना मार्किंग के हम ऐसे ही आपको दिखा दें, अब मार्किंग के थ्रू बना लीजिएगा। हमारा डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डायग्राम इसका बनेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे वाई एक्सिस। इकोनॉमिक्स में डायग्राम के साथ मार्किंग बहुत ज़रूरी है। नीचे आप हमेशा लेंगे यूनिट्स ऑफ एप्पल, हमने लिया तो यहाँ पे एप्पल ले लेंगे, ये एरो आगे जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे TU एंड MU, किस में था, तो यूटिल्स में था, तो ये एरो ऊपर जाएगा। ये आप मार्किंग को ध्यान से देख लीजिए, मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमिक्स का डायग्राम में। अब हमारा क्योंकि माइनस में भी है MU, तो हम थोड़ा सा नीचे भी ले जाएंगे इसको, नेगेटिव में भी। यहाँ लिखेंगे, वहाँ वाई था तो यहाँ हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। अब हम डायग्राम एक रफ डायग्राम बना के दिखा देते हैं। यहाँ मार्किंग आप करेंगे जब भी, तो यहाँ 1 से लेके यहाँ पे हमारा 8 कमोडिटी था 8 तक, और यहाँ पे आप 2 से लेके कर सकते हैं, आप 4 से लेके कर सकते हैं। टोटल हमारा कहाँ तक था, तो 30 हमारा हाईएस्ट था। यहाँ पे हम -2 और यहाँ -4 ले सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब इस डायग्राम को हम क्या करेंगे देखते हैं। तो ये डायग्राम जब बनेगा, आप कॉपी बनाएंगे मार्किंग के साथ, तो ये ऐसे कुछ बनेगा। ये हमारा हो जाएगा TU और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा MU। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। जहाँ पे ये टॉप पे होगा वहीं पे हमारा ये जो होगा MU 0 होगा, यानी यहाँ पे क्या है, MU हमारा 0 है। यही पॉइंट हमारा क्या है, यही पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है, और इसको अदर नाम से हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी। यानी पॉइंट ऑफ सेटिएटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे MU = 0 होता है। बस इतना ही याद रखना है। तो ये है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो रहता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में इसी डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे कैसे होता है कि पहले कंज्यूमर जो है कंजप्शन अपना बढ़ाता है 10 यूनिट से लेके जाता है 30 यूनिट्स तक। 30 यूनिट्स के बाद उसकी कंजप्शन डिक्लाइन करने लगती है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट आप अपने से लिख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट के आगे, जो कि है हमारा एक्सप्लेनेशन के बाद हमने क्या बात किया था, तो हो गया हमारा एक्सेप्शन, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शंस के बारे में। तो एक्सेप्शंस पे हम फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपना, कि इसके क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं। तो सबसे पहली बात एक्सेप्शन होता है कि, अब एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। तो अपवाद का मतलब हो गया कि जहाँ पे ये लॉ काम ना करे। तो पहली बात तो ये है कि लॉ होता क्या, ये हमको समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करनी चाहिए ज़्यादा कंजप्शन पे। यानी गुड्स अगर ज़्यादा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी, हमारा लॉ बोलता है। तो अपवाद क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो इसका अपवाद हो जाएगा कि गुड्स हम ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, घट नहीं रही हो या बढ़ रही हो, इसका अपवाद हो जाएगा। या मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट हो या मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ना हो रही हो, तो ये इसका अपवाद हो जाएगा, यानी एक्सेप्शन हो जाएगा। अब हम आगे समझते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा, पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि मनी के केस में। तो मनी के केस में हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होता ही नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मनी के केस में क्या होता है कि किसी को कितना भी पैसा दे दिया जाए, कितना पैसा खर्च करने को दे दो, वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो कभी कम होगी ही नहीं। हमेशा उसको पैसा देते जाओ, 2-3 हज़ार या 2-3 लाख खर्च करने के बावजूद उसको लगेगा कि नहीं अभी तो कम ही खर्च किए, तो और खर्च करते हैं। इसी तरीके से म्यूज़िक के साथ भी है। अब म्यूज़िक के साथ क्या केस है, अब म्यूज़िक जैसे आप कभी भी गाना वाना सुनिए, स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो धीरे धीरे जब सुनते जाइए तो अच्छा लगने लगता है, और अच्छा लगने, ज़्यादा सुनने पर और अच्छा लगने लगता है। तो यानी होना क्या चाहिए, हमारा लॉ बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करनी चाहिए, लेकिन आप उसको और ज़्यादा सुन रहे हैं तो आपका डिमिनिश ना करके आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आपको और सुनने की अंदर से इच्छा जग रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में थर्ड रेडी हम हैबिचुअल और एडिक्टिव आइटम्स। अब हैबिचुअल और एडिक्टिव आइटम्स का मतलब होता है जिसको, मतलब एक होता है ना लत वाली चीज़ है, किसी को कुछ खाने की लत है, किसी को कुछ पीने की लत है। तो जो एडिक्टिव आइटम्स होते हैं उनके केस में भी क्या होता है कि उनको कितना भी दे दिया जाए तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। अब एग्जाम्पल तो अच्छा सा है लेकिन जाने दीजिए, एग्जाम्पल आप खुद ही समझ लीजिए। मतलब कोई अगर खाने पीने वाला है तो उसको कितना भी दो तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है कि भाई किसी को प्यास लगा है तो एक भरपूर ग्लास होता है, एक एवरेज साइज़ का ग्लास होता है, उसमें आप 2 ग्लास पानी दे दीजिए, वो एकदम पी के मतलब तृप्त हो जाएगा, बोलते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन वहीं आप जो है उस एवरेज साइज़ के ग्लास में ना देके आप एक छोटे ग्लास में पानी दीजिए, तो होना क्या चाहिए, 2 ग्लास के बाद उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर छोटे ग्लास में हम देंगे तो यही मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या करेगा, 1 मांगेगा, 2 मांगेगा, 3 मांगेगा, 4 मांगेगा, 5 मांगेगा, यानी 2 में ही उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था अगर ग्लास एवरेज होता। लेकिन क्योंकि ग्लास हमारा स्मॉल साइज़ का है तो इस वजह से वो कहाँ तक गया, 5 तक गया। दैट मीन्स कि क्वांटिटी हमारी जो रहेगी वो एवरेज में रहनी चाहिए, वो सही रहनी चाहिए, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को शौक़ होता है एंटीक चीज़ों का, एंटीक और रेयर कमोडिटीज़ का शौक़ होता है लोगों को, तो उसके केस में भी उन लोगों का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो नहीं वो करता है, डिक्रीज़ नहीं होता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी उनका डिक्रीज़ जो होना चाहिए हमारा लॉ बोलता है वो डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि और बढ़ता है, क्योंकि उनको और कमोडिटी दे दो रेयर कमोडिटीज़ के केस में तो और ज़्यादा उनको चाहिए।
जैसे कुछ लोग को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, तो कितना भी स्टैम्प दे दो उनको चाहिए ही चाहिए, वो उसमें नेगोशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमारा ये हो गया एक्सेप्शन का बात। अब एक हम रिलेशनशिप छोटा सा देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमारा टॉपिक कह लीजिए या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच क्या रिलेशनशिप हमारा जनरेट होता है वो देख लेते हैं। तो डायग्राम तो क्लियर है, डायग्राम हमने ऊपर भी देखा था, सिंपल डायग्राम है, डायग्राम बना लीजिएगा। ये हो गया आपका TU और ये हो गया MU, यहाँ लिखेंगे हम लोग TU MU, ये हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट होता है हमारा कि MU डिमिनिशेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, यानी MU डिमिनिश कर जाते हैं लेकिन रिमेन। ऐसे केस में क्या होता है कि जब MU हमारी डिमिनिश करती है, MU हमारी डिमिनिश करती है, MU डिमिनिश करेगी, तो वैसे केस में TU क्या हो रहा है सॉरी, तो TU क्या हो रहा है, TU इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा है MU बिकम्स ज़ीरो। तो जब MU ज़ीरो होगा तो TU के साथ क्या होगा, जब MU ज़ीरो होगा देन TU क्या है, तो TU यहाँ हम लोग देख रहे हैं TU हमारा मैक्सिमम पे रहता है, देन TU इज़ मैक्सिमम। ये याद रखिएगा हमेशा, कई बार पूछा जाता है कि जब MU ज़ीरो होगा तो TU क्या होगा, TU मैक्सिमम होगा। बहुत बार बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे कि MU बिकम्स नेगेटिव। तो जब MU नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो जब MU नेगेटिव होगा, व्हेन MU इज़ नेगेटिव देन TU स्टार्ट्स फॉलिंग। जब MU नेगेटिव होगा तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी TU हमारा फॉल। यहाँ दिख रहा है ना, MU जब यहाँ से यहाँ नेगेटिव जाता है तो ये गिरने लगती है। पूरा डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जब तक MU डिमिनिश करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है तब तक ये बढ़ता है, यहाँ से यहाँ बढ़ ही रहा है। जब ये मैक्सिमम होता है तो MU ज़ीरो होता है, और जब ये गिरने लगता है तो MU हमारा नेगेटिव में आ जाता है। तो डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव कंप्लीटेड। Then in the next topic we will discuss about the next law. Thank you for watching this.